ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि हैरान करते हैं। देश के 2 राज्यों में इस वक्त चुनाव का माहौल है, बिहार और एमपी। दोनों ही राज्यों में जनता के असल मुद्दे गायब हैं, इन पर बात नहीं हो रही है। नेताओं का ध्यान इस तरफ नहीं है, नेताओं का ध्यान तो किसी दूसरी ही तरफ है। उनके लिए मुद्दा है हिंदू मुसलमान। जी हां, यहां मुद्दों की बजाय बात किस चीज पर हो रही है, वो मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, जिस पर लगातार फोकस है नेताओं का। भगवान श्री राम पर फोकस है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि मध्य प्रदेश में उठे हिंदू मुसलमान राग के बारे में। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का एक विवादित बयान सामने आया है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि मदरसे आतंक का अड्डा बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसे में पले और बड़े हैं। मदरसे को मिलने वाली सरकारी मदद को रोक देना चाहिए, ये कह रही हैं मंत्री उषा ठाकुर। जरा सुन लीजिए आप। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। तो उषा ठाकुर को आप सुन रहे थे और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए, कहीं पर जात की बात की जा रही है, कहीं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कहीं महिलाओं के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई टंच माल कह देता है, कोई आइटम कह देता है। शिक्षा पर बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य पर बात नहीं हो रही है, रोजगार पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो इन तमाम ऐसे मसलों पर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जनता को कोई लेना देना नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि नेताओं को चुनाव के दौरान असल मुद्दे नजर क्यों नहीं आते हैं। मेरे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत में गुरु प्रकाश जी आपसे कर रही हूं। सर, आप कैसे डिफेंड करेंगे आप जो उषा ठाकुर ने कहा है? क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? क्या मदरसों में आतंकवादी पढ़ते हैं? क्या मदरसे आतंकवाद का अड्डा बन गए हैं? सर देखिए, आपने एक साथ बहुत सारे प्रश्नों को उठाने का काम किया है और मैं एक एक प्रश्न का मैंने नोट लिया है और हर प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा आपको। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मदरसों के विषय पे। 2015 का एक वीपी रजीना का पोस्ट केरल से जो जर्नलिस्ट थी, उनका पोस्ट वायरल हुआ था और उसमें बताया गया कि किस प्रकार चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले, बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले मदरसों में सामने आए हैं। 2018 का 10 जनवरी का एक मामला आया था कि केरला के मदरसों में किस प्रकार जो रेडिकल इस्लाम, वहाबिज्म होता है, वहाबिज्म को पढ़ाया जा रहा है। एक पेपर लिखा गया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में, वहां मदरसों और चाइल्ड सोल्जरिंग में जो संबंध है वो बताया गया है। इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे अगर आप खौफ फैलाने का काम करेंगे तो उसकी निंदा करने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने बार बार ये प्रयास किया है कि जो विमर्श है, मैं बिहार से आपके साथ लाइव हुआ हूँ, मैं पटना से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, पहली बार कम से कम पटना में, बिहार में ये वातावरण देखने को मिला है। और ये 2014 के बाद से ये बदलाव आया है कि लोग रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर रहे हैं, लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट की राजनीति कर रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं कि उषा ठाकुर के बयान का समर्थन कर रहे हैं क्या सर आप? उषा ठाकुर के बयान का समर्थन कर रहे हैं आप? गुरु प्रकाश जी सामने आए हैं तो उस पर एक चर्चा या विमर्श क्यों ना हो? उसमें चर्चा विमर्श तो होनी चाहिए। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या आप समर्थन कर रहे हैं उषा ठाकुर के बयान का? जवाब दे रहा हूँ। ये देखिए, समस्या सर चारों तरफ है, ऐसा नहीं है कि एक जगह ही समस्या है, समस्या चारों तरफ है। उनका निदान तरीके से होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हर बार क्यों चुनाव में होने लगता है? विकास पर क्यों बात नहीं होती है? कहाँ हो रहा है चुनाव में? क्या है ये सर? देखिए, कांग्रेस के जब नेता बोलते हैं, कांग्रेस नेता जब एक दलित नेत्री को बोलते हैं, क्या क्या शब्द बोलते हैं, मैं तो नेशनल टेलीविजन पे बोल नहीं सकता हूं। मैं सबकी बात कर रही हूँ सर, किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी उषा ठाकुर छोटी मोटी नेता नहीं है, मंत्री है सरकार में।
उनका हर एक शब्द मायने रखता है। कमलनाथ भी मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ भी छोटे मोटे नेता नहीं, कमलनाथ भी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। जवाब दूंगी, दुर्गेश शर्मा जी मेरे पास साथ मौजूद हैं चर्चा में, वो जवाब देंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि 2015 में वीपी रेजिना का मामला सामने आया, 2018 में केरल में मदरसों में वहाबिज्म का मामला सर, आप सारी बातें कह रहे हैं लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं गुरु प्रकाश जी लौटूंगी आपके पास। दुर्गेश शर्मा जी आपके पास में आ रही हूं। दुर्गेश शर्मा जी, क्या चुनाव जब नजदीक होता है तो क्या ऐसे ही वोट हासिल किया जाएगा सर, कि कोई बोल देगा आइटम, कोई बोल देगा टंचमाल? अब ये मैडम कह रही हैं कि मदरसों में पढ़ते हैं आतंकवादी, अड्डा बन गया है, क्या ऐसे ही जनता का वोट हासिल किया जाएगा सर? बिल्कुल नहीं, और कांग्रेस पार्टी इस बात पे विश्वास नहीं करती। हम जिस समय मध्य प्रदेश में चुनाव में आए हैं, पहले तो ये मध्य प्रदेश को षड्यंत्र के माध्यम से चुनाव में डाला गया है। लोकतंत्र को खंडित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करी है, जिसके कारण आज हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं। हमने आते साथ सबसे पहले अपना वचन पत्र लेके आए। वचन पत्र भी हम दो शक्ल में लाए हैं। पहला ये है 77-78 पेज का, जिसमें हमने 15 माह में क्या किया, सारे एक एक चीज का पूरी दस्तावेज प्रूफ के संग में हमने जनता के बीच में लाए कि हमने आपके लिए 15 माह किया। दूसरा हम ये लेके आए हैं कि 15 माह में हमने मध्य प्रदेश में क्या आवश्यकता समझी, क्योंकि हमारा वचन पत्र पहले से 5 वर्ष का पूरा है, पर हमें 52 पॉइंट्स और ऐसे मिले, या अभी कोरोना महामारी के कारण और दूसरी समस्याओं के कारण पिछले 6 माह में जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी समस्याओं पर बात ही कहां हो रही है? ये वचन पत्र पे बात ही कहां हो रही है? बात तो किन्हीं और मुद्दों पर हो रही है। हिंदू मुस्लिम और महिलाओं के लिए शब्द इस्तेमाल कीजिए, आइटम बोल दीजिए। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। जिस समय हम वचन पत्र के संग जनता के बीच में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में घबराहट पैदा होगी। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बिकाऊ वाला मामला हुआ है, जो लोकतंत्र को गद्दारों ने खरीदा बेचा है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। और 6 माह में जो आटे का पैकेट 10 किलो का पैकेट गरीबों में 8 और 7.5 किलो का बांटा है, जिस तरीके से कोरोना में मध्य प्रदेश में मौतें हुई हैं, जिस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण मध्य प्रदेश परेशान हुआ है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है। गद्दार सब भाग रहे हैं जवाब देने से, इसलिए पूरे चुनाव का रुख बदलना चाहते हैं। बैठकर ये काउंट करा रहे हैं सर, जब रैलियों में होते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो वहां पर इन बातों को क्यों भूल जाते हैं? वहां पर मर्यादाओं को क्यों तार कर दिया जाता है? बिल्कुल नहीं करा जाता। पूरी रैलियों में हर चीज का हम यही, जो मैं आज आपके बीच में बैठ के बात कर रहा हूं, मेरे नेता सभी जाके सारी रैलियों में इस बात को रखते हैं। पूरी रैली के अंदर कोई एक शब्द पूरी रैली का या पूरी स्पीच का नहीं होता। सर सीधी सी बात है, जब ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को आप डिफेंड करेंगे तो उनको बल मिलता है, कैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैं लौटूंगी इस बीच, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बात बिहार चुनाव की होगी। कल बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई, सभी ने देखा। योगी आदित्यनाथ ने कैमूर की एक जनसभा में भगवान श्री राम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। सुनिए जरा सीएम को। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध चोली दामन का संबंध है, कोई इसे दूर नहीं कर सकता, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। और बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे, कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। न्यूज 24 का मुद्दा यह है कि ठीक है, आपकी अपनी बातें अलग जगह हैं, एक धार्मिक आस्था भी है, उसका समर्थन न्यूज 24 भी करता है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान जिन बातों का जिक्र हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश की जा रही है, और साथ ही जो बड़े नेता हैं उनकी बदजुबानी लगातार जारी है, उन पर रोक क्यों नहीं लग रही है, उन पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है, उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। एक और खास मेहमान आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर है मौलाना अतीकुर रहमान जी। सर मैं आपके पास ही आ रही हूं, बोलिए सर क्या कहना है आपका।
जी क्षमा चाहता हूं, मैं मौलाना नहीं हूं। मेरा छोटा सा रिसर्च है इस्लाम के ऊपर और कंपैरेटिव रिलीजन पर। जी सर, अपनी बात रखिए सर। देखिए, आपने सही कहा कि इलेक्शंस के अंदर ये वोट पाने की ओछी हरकतें की जाती हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो मदरसों पे सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले तो इनके पास कोई आंकड़े नहीं हैं, इनके पास कोई डिटेल्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये साबित करके उसको कोर्ट में प्रूफ करें, और अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है तो उनके साथ में सख्त कार्रवाई की जाए। उसके अलावा जैसा कि आपने पूरा दारोमदार बहस का रखा है कि आखिरकार हमारी प्राथमिकताएं 21st सेंचुरी में क्या होनी चाहिए, जी गवर्नमेंट के और हमारी सोसाइटी के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या होनी चाहिए, क्या हमने वो पूरे कर लिए हैं? अगर हमने डेवलपमेंट पूरा कर लिया है या एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हमने उसकी पूरी कर ली है, तो थोड़ा सा हमको राइट बनता है कि इन चीजों को उजागर करके उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। गुरु प्रकाश जी मदरसों की समस्याएं काउंट करा रहे हैं सर, अगर आपने ध्यान से सुना होगा गुरु प्रकाश जी को तो। हाँ, ये ऐसे तो तत्व मैं आरएसएस के लिए भी काउंट करा सकता हूँ, बजरंग दल के लिए भी काउंट करा सकता हूँ, वीएचपी के लिए भी काउंट करा सकता हूँ, अडवाणी जी की रथ यात्रा में कितना खून बहा था वो भी याद करा सकता हूँ। बैन करिए इन सबको। विजय शंकर तिवारी जी, सर बोलिए। बार बार ये बात करते हैं, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष मदरसों में असलहे पाए जाना, आयुध पाया जाना, और देखो इस्लाम के माध्यम से इस्लाम को बढ़ाने के लिए ये मदरसे चलाए जाते हैं। ये मदरसे शिक्षा के केंद्र नहीं है, ये मदरसे दुनिया भर में इस्लाम कैसे फैले और कैसे दुनिया भर के देश इस्लामिक बने उसकी शिक्षा के मदरसे हैं। और आपको ध्यान में आया है कि सऊदी अरबिया से और ये भारत की एजेंसियों ने निकाल कर दिया है, इन्होंने प्रमाण मांगना शुरू किया है कनाडा से, सऊदी अरबिया से, करोड़ों रुपए मदरसों के लिए भारत में आते हैं। ये भारत की एजेंसियों ने प्रमाणित किया है। तुकुर रहमान जी, आज मेरे पास आंकड़े अभी नहीं है, लेकिन वो भी हम दे सकते हैं। और कैसे कैसे बिना जो विद्यालय चल ही नहीं रहे, जो मदरसे चल ही नहीं रहे, उनके नाम भी यहाँ पर पैसा आता है। और ये सारा का सारा पैसा वहाबिज्म बढ़ाने के लिए, कट्टरपंथिता बढ़ाने के लिए, इस्लामिकता को बढ़ाने के लिए, उसके लिए प्रयोग होता है। और जो मंत्री ने बोला है, मुझे लगता है एक भी शब्द गलत नहीं बोला उन्होंने कहा कि इन मदरसों का प्रयोग देश के विकास की शिक्षा में होना चाहिए, मानवता को पढ़ाने के लिए होना चाहिए। क्या उषा ठाकुर के बयान का आप समर्थन कर रहे हैं? फिर मैं पढ़ के बता देती हूँ उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है सर। आप मुझसे बोल रहे हैं क्या? यस सर, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, सुनाइए ना, सुनाइए दोबारा सुनाइए। मैं उनके बयान का पूरा समर्थन करता हूँ। उन्होंने कहा ये मदरसे जो हैं आतंकवाद का अड्डा है, आतंकवादियों के पालने का, पढ़ाने का, बढ़ाने का काम होता है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। सारे आतंकवादी मदरसे में पले बड़े हैं, मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद को रोक देना चाहिए। बिल्कुल, जहां पर आतंकवादी पलते हों, जहां पर आतंकवादी तैयार करते हों, जहां आतंकवादिता की शिक्षा दी जाती हो, फिर से सुन लीजिए। मुझे लगता है बयान सुनने के बाद फिर से सोचेंगे सर आप, नहीं करना चाहिए कि कमियां कहां नहीं है, लेकिन हर किसी को एक ही तराजू में तौल देना कितना सही है। सुन लीजिए एक बार फिर से। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। मैं लौटूंगी आपके पास विजय शंकर तिवारी जी। अतीकुर रहमान जी, मैं आपके पास आ रही हूं। पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी उषा ठाकुर के बयान का कि उन्होंने जो कुछ बोला उनका एक एक शब्द ठीक है। क्या वाकई में मदरसों में ये सब कुछ हो रहा है? उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने प्रूव भी किया है। कोई आंकड़े लेकर बैठे नहीं है। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं दोनों तरफ से जिनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, सवाल उठाए जा सकते हैं। विजय शंकर तिवारी जी सऊदी की फंडिंग की बात कर रहे हैं,
अगर वो फंडिंग आई है और अगर गलत तरीके से फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है तो 6 साल हो गए आपकी सेंटर के अंदर सरकार के, कितने तत्व पेश हुए पार्लियामेंट के अंदर, इसके ऊपर व्हाइट पेपर क्यों नहीं आया अभी तक? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त में ये जुमला आपको याद आता है, सिर्फ लोगों को डिवाइड करने के लिए, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जिससे आप हिंदू ये चाहते हैं कि सारे के सारे हिंदू हमारे हिंदुत्व में तब्दील हो जाएं। चलिए, आप कह रहे हैं कि चुनाव जब नजदीक होता है तभी इस तरीके की बातें होती हैं, इसी तरीके के बयान दिए जाते हैं। और साथ ही आपने आंकड़ों का जिक्र किया, और ये आंकड़े ना तो गुरु प्रकाश जी के पास है और ना ही विजय शंकर तिवारी जी के पास है। मैं आपके पास आ रही हूँ, दुर्गेश शर्मा जी। दुर्गेश शर्मा जी, आप उंगली उठा रहे थे, बोलिए जल्दी से अपनी बात रखिए सर। मैं कहता हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। अभी आसाम की सरकार ने विधिवत नवंबर से मदरसों में जो पैसा दिया जाता है वो बंद कर रही है। ये प्रमाण है, और बिना प्रमाणित कुछ नहीं होता है। इनको सैकड़ों बार प्रमाण दिया है हमने, सैकड़ों बार प्रमाण दिया है। तो सर, और इसका मतलब ये है कि अरे सुनिए अतकुर रहमान जी, अगर आप इनकी काली करतूतों को छुपाएंगे तो वो आप भी उसी पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। आपने तो कंपैरेटिव अध्ययन किया है, तो मैं कहता हूँ उस लाइन में खड़े होने के बजाय आप हमारे साथ खड़े होइए और हमारा समर्थन करिए कि मदरसों में कट्टरपंथीता सिखाई जाती है और भारत को इस्लामिक बनाने के प्रयास किए जाते हैं। और उनको अरेस्ट नहीं करने दिया था। नाला सुपारा के आप आरएसएस शाखा में आर्म्स कितने पकड़े गए थे? वहां की इंक्वायरी कभी नहीं पकड़े गए, कभी नहीं पकड़े गए, कभी नहीं पकड़े गए, कभी नहीं पकड़े गए, कभी नहीं पकड़े गए। अतकुर रहमान, अनावश्यक ले आना ये आप लोगों की आदत है, लेकिन कभी नहीं पकड़े गए। पुलिस को अरेस्ट तक करने नहीं दिया था उन लोगों को आरएसएस शाखा में। रहमान कभी नहीं पकड़े गए। हर विजयादशमी को हमारे देश में शस्त्र पूजन की परंपरा है, वो हम शाखाओं में करते हैं, हर साल करते हैं। पकड़े गए आरएसएस शाखा के अंदर। विजय शंकर जी, अतिकुर रहमान जी, सर मैं यही कहूंगी कि अगर कोई गलत बयान दिया गया, देखिए सर, कमियां चारों तरफ हैं, मिलकर उनका समाधान होना चाहिए, ना कि नेता कुछ भी बोल देंगे जो कि नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, ऐसे शब्दों का तो कम से कम समर्थन मत कीजिए। सर मैं लौट रही हूं, मेरे साथ चर्चा में आरजेडी नेता फैजल अली जी भी जुड़ गए हैं। फैजल अली जी, मैं आपके पास आ रही हूं, सर देरी से जुड़े हैं। आज हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो नेता ये विकास के मुद्दे क्यों भूल जाते हैं, क्यों हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनाव कार्यक्रम की ये परिपाटी रही है कि जब उनके पास कहने को कुछ नहीं होता है, टेबल पर ब्लैक एंड व्हाइट वो कुछ नहीं दिखा सकते हैं कि ये उनके 5 साल या 6 साल या 15 साल की उपलब्धियां हैं, तो वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और मदरसे को बीच में लेके आते हैं। ये उनकी हताशा को परिलक्षित करता है और दर्शाता है। आप ये बताइए कि अगर आप मदरसे को लेकर के इस तरह की बात कर रहे हैं, आप कीजिए। 6 साल से आपकी सरकार है। मैं बहुत ही संजीदगी से सवाल कर रहा हूँ। 6.5 साल से केंद्र में 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री की सरकार है। किसने उनको रोका है कि सारे मदरसों की छानबीन कर ली जाए, और उसके बाद अगर किसी में भी इस तरह की बात, जिस तरह का आरोप लगाया है आज मंत्री महोदया ने, और उस तरह की बात अगर पाई जाती है उसका उनको बंद कर दीजिए। लेकिन ये है नहीं, इसलिए कि मदरसे में जो हमारे समाज के सबसे निचले दर्जे के जो लोग हैं बेचारे, वो जाते हैं पढ़ने के लिए। मदरसों की जो सेवा है भारत को साक्षर बनाने में, देखिए सर, हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा मंत्री नेता बैठा हुआ है जो शब्दों की मर्यादा को तार करता है और डिफेंड करने के लिए नेता आ जाते हैं। गुरु प्रकाश जी बोलिए, जरा जवाब दीजिए फैजल अली जी की बात का। फैजल अली जी की बातों को हमने ध्यानपूर्वक सुना, और जिस प्रकार चुनाव में हम लोग आमने सामने भी हैं, और आप नारों के आधार पर देख लीजिए कि कौन मुद्दों पर आधारित विमर्श करना चाहता है, कौन विचारों पर आधारित विमर्श करना चाहता है, और कौन व्यक्ति आधारित विमर्श करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में जन की पुकार आत्म पर बिहार स्मारक जा रही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जैसे मूर्खतापूर्ण भरे हुए नारे के साथ चुनाव में जा रही है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी मना करता है, बात कीजिए ना शिक्षा की, बात कीजिए ना विकास की, बात कीजिए ना रोजगार की, कम से कम जरा इन नेताओं को तो बोलिए कि बच कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो ना करें। मैं देर से जुड़ा हूँ, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं देर से जुड़ा हूँ, मुझे ऐसा है कि सबको बोलने का समान अवसर मिलना चाहिए।
सबको बोलने का हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं चाहता हूँ लेकिन ये मुझे नहीं मिला है। मैं बोल रहा था बात हो नहीं, आपने भी एक बार बोला, हमने भी एक बार बोला, आपने भी एक बार बोला, हमने भी एक बार बोला। भैया ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आपको नहीं मिला है? एंकर बता सकती हैं। देखिए, असल मुद्दे सर अब भी चर्चा से गायब हैं और जब भी सवाल पूछा जाता है तो नेता जो हैं बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब भी चुनाव देश में होते हैं तो हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंच नीचे क्यों होने लगता है? जनता चाहती है कि उनसे जुड़े हुए मुद्दों की बात हो, उनके हित की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो और तमाम जो अन्य कमियां हैं उनकी बात हो। लेकिन शायद नेता ये भूल कर ये जानते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे, जात पात करेंगे तो वोट मिलेगा। लेकिन भूल जाइए, अब जनता समझदार हो चुकी है, विकास की बात करेंगे तभी वोट आपको मिलेगा। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिएगा हमारी खास पेशकश, पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन डिप्रेशन की दहशत में जीने को क्यों है मजबूर।